ये फर्स्ट स्टोरी मेरे को मेरे दिल्ली से एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने मेरे को ये स्टोरी भेजी थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मेरे ख्याल से हफ्ते 2 हफ्ते की बात है। उन्होंने स्टोरी मेरे को भेजी थी और उन्होंने अपना ज़्यादा कुछ पर्सनल डिटेल्स तो बताने को मना किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा उनका नाम वाम तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन वेस्ट दिल्ली में उनका घर हुआ करता था और ये ना 2000 के आसपास की बात है। तो अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो चुकी है इस लड़के की, लेकिन 2000 में जिस घर में वो रहा करते थे, उस घर में कोठी थी, मतलब अच्छा परिवार था, 2 भाई थे, उनके मम्मी पापा थे, सारे रहा करते थे घर के अंदर। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था उनकी लाइफ में। उसके पापा किसी ज़माने में फैक्ट्री में जॉब करते थे, लेकिन फिर उनका कुछ ऐसा इतना अच्छा काम चला उनका कि एक पॉइंट के बाद उनकी अपनी खुद की भी 2-3 फैक्ट्रीज हो गई थी, सब कुछ उनका बढ़िया चल रहा था। और उस घर में, जिस घर में उनके साथ ये सब इवेंट्स हुए थे, उस घर में रहते हुए भी उनको 10-12 साल हो चुके थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था उनका। फिर क्या हुआ, 2000 के आसपास में उस लड़के का जो बड़ा भाई था ना, उसकी शादी की एज हो गई थी। तो उसके पापा ने बोला कि भाई अब लड़के की एज तो हो ही रही है और सब कुछ अच्छा चल रहा है घर पे, तो इसके लिए एक लड़की ढूंढ ली जाए। तो उसकी शादी करवाने के लिए रिश्ता वो ढूंढने लग गए। इन्हीं दिनों फिर उसके पापा ने अपनी फैमिली में ये शेयर किया, ये बताया कि जिन दिनों मैं फैक्ट्री में जॉब करता था ना, तो मेरा एक दोस्त था और वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, और उसकी भी एक बेटी है जो कि शादी की उम्र की हो रखी है, और मैंने उसकी बेटी को देखा हुआ, बहुत सुंदर लड़की है, और फैमिली का, उसके परिवार का तो हमें पता ही है, बहुत अच्छा परिवार है। तो क्यों ना एक बार वहाँ चलते हैं उनसे मिलने, तुम लोग भी देख लो, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर वहीं रिश्ता कर देंगे। तो उसके घर वाले तैयार हो गए, ठीक है पापा कह रहे हैं तो एक बार चलते हैं हम। तो उसी संडे को ये सारे उनके घर जाने को तैयार हो गए, उस जो इनके फ्रेंड का घर था। तो वहाँ पे गए तो लड़की को देखा, तो लड़की देखते ही पसंद आ गई इन तीनों को, मतलब मम्मी पापा और ये लड़का, 2 जो भी भाई थे, सबको लड़की पसंद आ गई, सुंदर थी लड़की। और फैमिली को तो ऑलरेडी जानते ही थे इसके पापा, तो फैमिली की तरफ से भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लड़की को भी लड़का पसंद आ गया। अब सब कुछ पसंद आ गया इनको, रिश्ता इनका फाइनल हो गया कि भाई ठीक है रिश्ता करते हैं। और 1 महीने बाद की इनकी शादी की डेट रख दी गई कि भाई 1 महीने बाद शादी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि जब ये लोग देखने गए थे ना उनको, लड़की वालों को, लड़की को देखने उनके घर पे गए थे, तब तक उनको ये तो पता था कि कोई देखने आ रहा है उनका, लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि इनका बैकग्राउंड क्या है, कितने पैसे वाले हैं, कैसे क्या है, ये नहीं पता था। ये बाद में पता चला था उनको जब इन्होंने रिश्ता फाइनल कर लिया था। तो ठीक है, लड़के दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और 1 महीने बाद की शादी की डेट रख ली गई। अब होता क्या है, ये पंजाबी फैमिली थी जिनके साथ में यह हुआ था, पंजाबी हिंदू फैमिली। तो इनके यहाँ पे ये था, नॉर्मली होता ही है कि कोई भी शुभ ऐसा कोई काम होने वाला होता है शादी ब्याह का, तो गांव में पितरों का कोई मंदिर होता था इनका, तो वहाँ पे जाके पूजा करनी होती है इनको। तो उन्होंने बताया कि इनके भी पंजाब में कोई जगह का नाम नहीं बताया, वहाँ पे इनके गांव में इनके पितर का कोई मंदिर था, तो वहाँ पे जाके प्रसाद चढ़ाना, कढ़ाई वढ़ाई करते हैं, हर फैमिली में हर उसमें अलग अलग हिसाब होता है। तो इनका भी था कि वहाँ पे पूजा करके आनी है और उनको कुछ चढ़ा के आना है। तो शादी से करीब 15 दिन पहले का इनका बना प्रोग्राम कि भाई गाँव चलते हैं और वहाँ पे प्रसाद चढ़ा के आते हैं। तो ये तीनों ही जाने वाले थे, ये इसकी मम्मी, इसके पापा और वो लड़का जिसकी शादी होने वाली थी। लेकिन बाई चांस की बात है कि जिस दिन इनको जाना था उसे 1 दिन पहले इनकी खुद की फैक्ट्री, तो उसमें कोई काफ़ी अच्छा खासा इनका ऑर्डर आ गया था, तो उसके पापा नहीं जा सके वहाँ पे पंजाब में इनके गाँव में। तो ये तीनों माँ बेटे चले गए अपना कार से वहाँ पर। तो उन्होंने जाके अपना पूजा वूजा की तैयारी करी, लेकिन अगले दिन जिस दिन पूजा होने वाली थी उस दिन सारी तैयार हो चुकी थी, तो इसके पापा भी काम वाम खत्म करके वहाँ पे पहुँच गए पूजा के टाइम पे। अब वो पहुँच तो गए, लेकिन ये लड़का बताता है कि जब पापा वहाँ पे पहुँचे ना, तो हम ये देख रहे थे कि पापा का चेहरा उतरा सा हुआ है, बड़ा मायूस से हो रखे हैं वो, जबकि इतनी खुशी का माहौल था, मतलब रिश्तेदार वगैरह सब आ रखे थे, सब खुश थे कि लड़के की शादी होने वाली है, और फैमिली का पहला बच्चा था वो, इनका पहला लड़का था जिसकी शादी होने वाली थी। तो नेचुरल सी बात है, बड़ी धूमधाम से करते हैं ऐसे। तो इन्होंने फिर, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, इन्होंने पूजा वूजा करी। पूजा होने के बाद में फिर उन्होंने पापा से पूछा कि क्या हुआ पापा, कोई परेशानी है क्या, कुछ बात हुई, आप ऐसे मतलब मायूस क्यों लग रहे हैं। तो इसके पापा ने बताया कि यार वो जो मेरा दोस्त है जिसकी बेटी से शादी होने वाली है, उसकी कल रात डेथ हो गई। अच्छा। तो ये सुन के सबको एकदम से शौक लगा कि अरे ये कैसे हो गया, मतलब
इतने अच्छे मौके पे एकदम से इस तरह की न्यूज़ आने तो बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है, और गांव में तो बहुत मानते हैं इन सब चीज़ों को। तो रिश्तेदार वगैरह तो उन सब ने ये बात सुनी तो सब ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया है और अब उस घर में आपको रिश्ता नहीं करना चाहिए, मतलब उस लड़की से आपको रिश्ता तोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा उसूलों वाले होते हैं, आप बोल सकते हो। उसने बोला कि नहीं, वो तो मेरा दोस्त का परिवार है, उसके बच्चे हैं, उनके घर में तो ऑलरेडी इतना मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है, उसके पिता की डेथ हो गई, और ऐसे में अगर हम भी उससे रिश्ता तोड़ लेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मतलब इन्होंने तो अच्छे के लिए सोचा था, तो इन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा। हालांकि इस बात पे इनके कई सारे रिश्तेदार थे जो कि नाराज भी हो गए थे कि तुम ऐसा अपशकुन होने के बाद भी उनसे रिश्ता नहीं तोड़ रहे हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए रिश्ता। लेकिन वो अड़े रहे कि नहीं, रिश्ता शादी होगी तो वहीं होगी, और वो माने नहीं। फिर करीब 2 हफ्ते बाद शादी की डेट थी, अपना धूमधाम से शादी हुई इनकी लड़के की, और शादी के बाद वो लड़की इनके घर पे आ गई, जो इसकी भाभी थी, जो इसके पापा के दोस्त की लड़की थी। अब क्या हुआ, शादी के बाद 2-3 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा। मतलब वो घर जिसमें ये पिछले 10-12 सालों से रह रहे थे, जिसमें खूब इनकी बरकत हुई थी, उस घर में खूब खुशी से रह रहे थे, कोई उसमें पैरानॉर्मल चीज़ें कुछ भी नहीं थी। शादी के 2 महीने बाद से ही ना इनको उस घर में एक अलग ही वाइब आने लग गई। जैसे होता क्या है ना, मतलब जिस घर में हम रहते आ रहे हैं शुरू से, वहां पे जरा सा भी कुछ भी चेंज होता है ना वाइब में, तो हमें फील हो जाता है वो। तो ये बताता है कि हमें वहां पे डर लगने लग गया था 2 महीने बाद से, जैसे कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। अपने ही घर में डर रहे, अपने घर में उनको डर लगने लग गया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्यों रहा है, क्या ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ऐसा अभी तो शादी हुई है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था। और जो लड़की के फादर की डेथ हुई वो नेचुरली हुई, वो भी पता लगेगा आगे। अच्छा, वो भी आगे पता लगेगा। तो अब इनको ये तो पता चल रहा था भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, नेगेटिविटी आ रही है घर में, लेकिन अभी तक भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था कि क्यों हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह इसके पापा, सबसे जल्दी इसके पापा ही उठते थे, सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए जाते होंगे। तो सुबह सुबह इसके पापा उठे तो बाहर गेट खोला ना उन्होंने कोठी का, गेट से निकले तो देखा कि इनके जस्ट गेट के सामने एक बकरे का कटा हुआ सर रखा हुआ है। हाँ, और उसके साथ में एक धागा रखा हुआ है, काले रंग का धागा लंबा सा। अब इसके पापा ने एकदम से ये देखा कि अरे ये कहाँ से ऐसी चीज़ आ गई, तो कोई भी नेचुरली से सकपका जाएगा एक बार के लिए। तो उसने भी जल्दी से घर के सब लोगों को उठाया, इन्होंने देखा कि ये उन्होंने देखा यार ये क्या क्या चीज़, मतलब ये हरकत किसने कर दी है। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी शायद आस पड़ोस के किसी ने शरारत करी हो हमें परेशान करने के लिए। तो इसके पापा ने एक पन्नी ली, उसके अंदर वो सारी चीज़ें डाली, और थोड़ा सा दूर जहाँ पे कूड़े का ढेर होता होगा, मतलब आसपास का कूड़ा जहाँ इकट्ठा होता था, वहाँ जाके उसको फेंक दिया। उसके बाद घर आ गए। उसके बाद वो दिन तो इनका नॉर्मल गुजर गया। लेकिन फिर क्या हुआ, उसी रात से ही ये जब भी सोते हैं ना तो इनको किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है अपने घर के अंदर से। मतलब ये पता होता था कि घर के अंदर से, काफ़ी बड़ा घर था इनका, कोठी थी अच्छी खासी, तो ये पता था कि घर के अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन कौन से कमरे से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये पता नहीं चलता था। और सभी को एक साथ आती थी या एक एक करके आई सब? नहीं, अब ऐसा ये तो नहीं बताया उसने कि भाई एक एक करके आई, लेकिन रात में आवाज़ सबको सुनती थी, आवाज़ सुनती सबको थी। इनको पता चलता था कि इनके घर में कोई औरत रो रही है। और ये जो हस्बैंड वाइफ जो नई वो आई थी, उसका बिहेवियर नॉर्मल था बिल्कुल? अभी तक बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब अच्छी फैमिली टाइप में रह रहे थे वो, पति पत्नी का आपस में हाँ, सही था, बिल्कुल सही था, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो रात में ये सब चीज़ें होने लग गई। तो 3-4 दिन तक तो इन्होंने इग्नोर किया कि भाई शायद हो सकता है बाहर से आ रही है आवाज़ें। लेकिन जब 3-4 दिन तक हर रात में इनके घर में रोने की आवाज़ें आती रही, तो इसके पापा का एक कोई फ्रेंड हुआ करता जो कि अच्छा खासा तांत्रिक, बताते हैं काफ़ी अच्छा तांत्रिक था, वो बड़ा तांत्रिक था। तो फिर एक दिन इसके पापा ने उस फ्रेंड को बताया कि भाई हमारे घर में पिछले कुछ दिनों से ऐसा ऐसा हो रहा है, और जिस दिन हमारे घर के गेट के पे वो सर रखा मिला था, उस दिन के बाद से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसने बोला कि अच्छा चलो ऐसा करता है, मैं आता हूँ तुम्हारे घर पे और एक बार मैं देखता हूँ कि भाई क्या परेशानी है तुम्हारे घर पे। उससे पहले इन्होंने अपनी वो नहीं देखी घर के बाहर की सराउंडिंग्स की, कहीं बाहर से आ रही हो या क्या आवाज़ है? हाँ, वो तो नॉर्मल चीज़, वो तो उन्होंने हर तरीके से पता लगाने की कोशिश की कि भाई घर के अंदर से आ रही है तो कहाँ से आ रही है,
घर के बाहर से तो नहीं आ रही, लेकिन घर के बाहर से नहीं आती थी, वो घर के अंदर से ही आती थी। और घर के अंदर से भी ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ से आ रही है, कोई एक पर्टिकुलर उसका ये नहीं था कि भाई इस कोने से कोई आ रही है या उस कोने से आ रही है, ऐसा नहीं था। पूरा घर से ही वो रोने की आवाज़ आती सुनाई देती थी। तो वो इसके पापा के दोस्त आए, वो तांत्रिक, जो कि काफ़ी बड़े तांत्रिक थे, तो उन्होंने आके अपनी क्रिया वगैरह करी। तो उन्होंने फिर इनको बताया कि तुम्हारे घर पे ना एक पिशाच को छोड़ा गया है, और इस पिशाच को सिर्फ तुम्हारी, मतलब ये जो लड़का था, इसकी मम्मी को मारने के लिए छोड़ा गया है। तो इसके पापा ने पूछा कि भाई मतलब मेरी वाइफ को मारने के लिए छोड़ा गया है, लेकिन ऐसा क्यों? हमने तो कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया, और ना मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, हमारा तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, और रिश्तेदारी में भी हमारे सब अच्छे लोग हैं, तो हमारे साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? तो उसने बोला कि इसका तो मैं अभी जवाब नहीं दे सकता हूँ, अभी पहले मेरे को क्रिया करके इसको वापस भेजने दो पिशाच को, इसके बाद मैं 2-4 दिन बाद तुम्हें बताऊंगा कि किसका क्या धरा है। तो बोला ठीक है। फिर उसने अपनी क्रिया वगैरह करी, जो भी चीज़ें थी, और उस पिशाच को वापस भेज दिया। और पिशाच को भेजने के लिए कई तरह की चीज़ें भी उन्होंने मांगी थी, मिठाइयाँ, कई तरह की मिठाइयाँ, जो भी नॉर्मल तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, उस तरीके से करके उन्होंने पिशाच को वापस भेज दिया। अब क्या हुआ, ये 3-4 दिन बीत गए। इसके बाद से वो रात में जो रोने की आवाज़ आती थी ना, वो आनी बंद हो गई। अब फिर से पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर 3-4 दिन बाद क्या हुआ, फिर से एक सुबह इसके पापा सो के उठे ना, तो इनका जो दरवाज़ा था, जो मेन गेट, वो खोल के जैसे बाहर निकले तो देखा कि सामने फर्श के ऊपर एक हरे रंग का बड़ा सा कपड़ा रखा हुआ है, और उसके ऊपर मांस के लोथड़े से पड़े हुए हैं, और खून के छींटे पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो वो देखते ही ये फिर से समझ गए कि भाई ये तो फिर से किसी ने कोई गड़बड़ कर दी है। लेकिन पिछली बार जो ये तांत्रिक दोस्त आए थे ना इनके, उन्होंने इनको ये बोला था कि भाई तुम्हारे घर पे अगर इस तरह की कोई भी चीज़ दोबारा से हो ना, तो इन चीज़ों को छूना मत तुम, ये छूना ठीक नहीं रहता। तो उसने ना छुआ नहीं, बल्कि पीछे वाले गेट से निकल के अपनी कार लेकर अपने उस दोस्त के पास पहुंचे, और उसको जल्दी से लेकर आ गए अपने घर पे। तो वो इनका वही तांत्रिक दोस्त वापस से आया इनके घर पे, देखा कि भाई वो सब चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, तो उसने अपने जो भी क्रिया वगैरह थी, मंत्र वंत्र थे, वो पढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू करा ना, उसको खून की उल्टी हो गई वहीं की, अरे भाई तांत्रिक को। और जबकि वो अच्छा खासा शक्तिशाली तांत्रिक था, उसको खून की उल्टी हो गई। और खून की उल्टी होते के साथ ही वो तो उल्टे पाँव वहीं से भाग गया। उसने कहा कि भाई मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ से जाना होगा, और वो फिर वहाँ से घर से भाग गया। अब वो चला गया तो वो तो सब चीज़ें वहीं पड़ी थी, मांस के लोथड़े उथड़े अभी भी घर के सामने पड़े हुए थे। फिर ये बताता है कि इसके पापा ने फिर से एक पन्नी ली, और वो सब चीज़ें उठाई, एक पन्नी में बांध के साथ में जो गंदी नाली थी उसमें फेंक दिया। लेकिन फिर उसी रात को इनके साथ में पता है क्या हुआ, रात में जब ये लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे ना, तो इनको घर के बाहर जो इनका वो तो हॉल था, जहाँ पे इनकी सारी डाइनिंग टेबल, कुर्सियाँ उर्सियाँ रखी हुई थी, इनके सारी की सारी चीज़ें ऐसे उठ मतलब ऐसे हवा में उड़ने लगी, जैसे कोई उठा उठा के उनको पटक रहा हो बुरी तरह, दीवारों से टकराने लगी, चकनाचूर होने लगी, किचन में जितने बर्तन थे सारे इधर उधर होने लग गए, हवा में उड़ रही है सारी चीजें। मतलब चीज ऐसे ऐसे जैसे मैं ये जैसे कप रखा हुआ है, इस कप को मैं उठा के दीवार पे फेंक के मारूंगा ना, तो इस तरीके से हो रहा था जैसे कोई उठा उठा के फेंक रहा है चीज़ों को। तो ये बताता है कि हमें उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर के अंदर पूरी कोई भूतों की भूचाल आ गया हो। हाँ, भूचाल आ गया, भूतों की पूरी फौज घुस गई है हमारे घर में, तो ऐसा लग रहा था हमको। और मदद वाला कोई था नहीं, क्योंकि एक वही थे तांत्रिक, और रात में ये मेरे ख्याल से 2-3 बजे की बात है जब इनके साथ में ये सब हो रहा था। तो जैसे तैसे पूरे मतलब एक कमरे के अंदर सारे के सारे दुबके रहे, और फिर जब सुबह दिन निकला ना, फिर इन्होंने जाके हॉल में देखा तो पूरे हॉल का सामान सारा तहस नहस हुआ पड़ा था। तो इसके पापा फिर से उस अपने दोस्त के पास गए, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि भाई ये तो कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत घर में घुस गई है। तो ये अपने दोस्त के पास गए, तो दोस्त के पास गए तो देखा कि उसकी तो वैसी मरने की जैसी हालत हो रखी थी उसके दोस्त की, मतलब उसकी ऐसी हालत हो रखी थी वो बोल भी नहीं पा रहा था ठीक से। तो इसने अपने दोस्त को बताया सारी बात कि जी हमारे घर में तो ऐसा ऐसा हुआ, हमारा तो सारा सामान तहस नहस हो गया, और तुम भी वहाँ से उस दिन भाग गए थे, तो कुछ तो बताओ हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज़ घुसाई है, कुछ तो हमारी मदद करो। तो उसने तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारे घर में कोई भूत वूत नहीं आया है, तुम्हारे घर में एक सुलेमानी जिन को छोड़ा गया है। एक जिन है, सुलेमानी जिन? हाँ, जिन्नात की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उसमें एक सुलेमानी जिन बताया जाता है। जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी ना, तब मेरे को एक अलिफ लैला, आपको याद आता हो शायद, याद होगा, आया करता था अलिफ लैला, उसमें हुआ करता था एक कैरेक्टर सुलेमानी जिन।
वो सुलेमानी जिन बताते हैं ऐसा कि ये जिन्नों का सरदार होता है और उसमें बहुत बहुत ताकतवर होता है ये, मतलब बहुत शक्ति होती है, इसको हराना बहुत मुश्किल होता है, इसको काबू में करना। तो उसने बताया कि ये सुलेमानी जिन है और इसको कोई काबू में नहीं कर सकता और ये तुम लोगों की मौत बन के आया है, इसको सिर्फ तुम लोगों को मारने के लिए भेजा गया है यहाँ पे और इससे अब तुम लोग बच नहीं सकते। तो उसके पापा ने उसको बोला कि भाई मेरे तो बच्चे हैं साथ में, मेरी तो फैमिली है, अगर तुम ही कुछ ऐसे बोलोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। तो उसने बताया कि भाई देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि तुम्हारी पूरी फैमिली की ज़िंदगी का सवाल है तो मैं तुमको एक रास्ता बता सकता हूँ। उसने बताया कि शिमला में एक जगह पड़ती है नालागढ़, और वहाँ पे एक बाबा है जिनको पीपल वाले बाबा करके बुलाया जाता है। तो उसने बोला कि वो एक अघोरी बाबा है, अगर तुम जा सकते हो तो जल्द से जल्द उन बाबा के पास जाओ, अगर तुम्हारी कोई जान कोई बचा सकता है ना तो सिर्फ वही बचा सकता है, नहीं तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। और अगर आने वाली पूर्णिमा या अमावस्या पता नहीं क्या बताई थी, तब तक ये तुम सबको एक एक करके मार डालेगा, क्योंकि इसको ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को परेशान करने के लिए या तुम्हारा बिजनेस चौपट करने के लिए भेजा गया है, इसको सिर्फ तुम लोगों को मारने के लिए ही भेजा गया है। वैसे अभी तक किसी फैमिली मेंबर को कुछ वैसे कुछ नहीं हुआ? नहीं, अब नहीं, अभी फिजिकल हार्म फैमिली में किसी को नहीं हुआ था, लेकिन वो पहले वाला जो पिशाच था उसके लिए उसने बताया था कि माँ को मारने के लिए भेजा है, लेकिन ऐसा अभी तक सेफ थे, मतलब मरे नहीं थे, कोई भी फैमिली में डेथ नहीं हुई थी। तो उसने कहा कि एड्रेस दिया उसका बाबा का, तो ये लोग उसी शाम को फिर वहाँ पे नालागढ़ जाने के लिए निकल गए। मतलब जो इनका बड़ा वाला लड़का था जिसकी शादी हुई थी कुछ दिन पहले और उसके पापा, ये 2 लोग गए थे, बाकी इसकी मम्मी और छोटा वाला लड़का और इसकी भाभी, वो तीनों घर पे ही थे। तो रात में ही निकल गए, और अब दिल्ली से तो शिमला जाने में कई घंटे लग जाते हैं ना, तो रात में फिर एक जगह ये लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, कुछ खाना वाना खाने के लिए एक ढाबे पे भी रुके थे। और ये बताते हैं कि इस ढाबे पे ये रुके, खाना वाना खाया, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी तो उनकी फिर गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो, मतलब इन्होंने, ऐसा नहीं था कि उस गाड़ी में कोई खराबी थी या कोई पुरानी गाड़ी थी, अच्छी भली गाड़ी थी, चलती कंडीशन में थी, बिल्कुल अच्छे से चला के लाए थे, लेकिन वहाँ पे इनकी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं, मतलब 1 घंटा लग गया इनको, हर तरह की कोशिश कर ली लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही इनकी। फिर इसके पापा ने किसी तरह अपने गाड़ी के अंदर हनुमान चालीसा वगैरह लगाई तो इनकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। और मतलब ये सुनने में थोड़ी सी फिल्मी बात लग सकती है कि मैं हनुमान चालीसा चला, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा बहुत सी स्टोरीज में बहुत से व्यूअर्स ने मेरे को बताया कि ये चीज़ें, जैसे इस तरह के कोई भी भूतिया रास्ते होते हैं ना, कोई भी पैरानॉर्मल एंटिटीज होती हैं, तो वो इस तरीके से करती हैं, वो आपकी गाड़ी बंद कर देंगी, बाइक बंद कर देंगी, लेकिन फिर आप कुछ अपने किसी देवी देवता को याद करोगे तो एकदम से छोड़ देती हैं वो चीज़ को, वो स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे तैसे फिर इनकी गाड़ी स्टार्ट हुई, फिर ये ऊपर, मतलब वो ऊपर की तरफ पड़ता है बताते हैं एरिया, तो ऊपर की पहाड़ों की तरफ जाए, एक तो वैसे मतलब 2000 में तो वहाँ पे इतना अच्छा भाई रोड्स वगैरह नहीं बनी होंगी, तो जैसे तैसे ये पहुँचे ऊपर। तो ऊपर पहुंचने के बाद में मतलब सुबह के 4-5 बज गए थे, दिन निकलने वाला था। फिर एक कोई दुकान वाला था, कोई शायद चाय के खोखे वाला था, उससे उन्होंने पूछा कि भाई हमको जो है पीपल वाला बाबा के पास जाना है। तो उसने बोला कि भाई थोड़ा सा आगे जाके ना, वहाँ पे आपकी गाड़ी का रास्ता तो नहीं होगा, आपको गाड़ी खड़ी करनी होगी, वहाँ से आपको पैदल आगे जाना होगा। तो उसने बोला ठीक है। तो आगे गए तो वहाँ पे सही में फिर एक जगह जाके रास्ता रुक गया था, वहाँ से जंगल स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे इन्होंने गाड़ी अपनी मतलब पार्क कर दी और वहाँ से दोनों पैदल पैदल अंदर की तरफ जाने लग गए, जंगल से अंदर। वहाँ पे ये बताते हैं जाते हुए कि उस जगह पे ना इनको जंगल के बहुत से जंगली जानवर भी दिखाई दिए, खतरनाक जंगली जानवर, लेकिन किसी भी जंगली जानवर ने इनका कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो फिर कुछ दूर चलने के बाद में इनको एक खुला सा एरिया दिखाई दिया और वहाँ पे एक त्रिशूल गड़ा हुआ था। तो जब इन्होंने त्रिशूल गड़ा हुआ देखा तो इनको थोड़ा सा जान में जाना है कि हाँ चलो हम सही रास्ते पे आए, हो सकता है यहाँ पे बाबा मिल जाए। फिर थोड़ा सा और आगे जाने पे इनको एक छोटा सा मंदिर टाइप कोई बना हुआ था, उसके सामने एक बाबा इनकी तरफ पीठ करके बैठे हुए थे और अपना जैसे ध्यान वो होता है ना, ध्यान मुद्रा होती है, उसमें बैठे हुए थे। तो ये पीछे जाके उसके खड़े हुए, तो बिना बाबा ने इनकी तरफ देखे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, उसने बोल दिया कि अच्छा तुम दोनों आ गए बच्चा, तुम्हारे घर पे जिस जिन को भेजा हुआ है उस जिन को, मुझे पता है तुम्हारे घर पे किसी जिन को भेजा हुआ है तुम्हें मारने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे आ गए हो तो अब सब ठीक हो जाएगा। तो ये लड़का ये बताते हैं कि भाई जब इन्होंने बाबा के मुंह से ये बात सुनी ना कि भाई तुम्हारे घर पे जिन को भेजा गया हो और तुम ये सब चीज़ें दिल्ली से आए हो इतनी दूर से, तो इनको इतनी हैरानी हुई, क्योंकि इन्होंने तो बाबा ने बात करना तो दूर, बाबा ने पीछे पलट के इनका चेहरा तक नहीं देखा था,
लेकिन फिर भी बिना देखे बाबा ने इनको खुद से ही बता दिया उन्होंने। खुद से बता दिया। मतलब होती हैं सिद्धियाँ होती हैं बाबाओं के पास में, तो बाबा ने खुद से इनको बता दिया। फिर बाबा उठे, फिर बाबा ने इनसे बात की। बाबा ने बताया कि तुम लोग बहुत दूर से आए हो, थक भी गए होगे, तुम एक काम करो, तुम लोग 2-3 घंटे आराम कर लो, सो लो। तो वहीं खुले एरिया में कुछ चारपाइयाँ डली हुई थी, तो वहाँ पे ये लोग दोनों बाप बेटे वहाँ पे सो गए 2-3 घंटे के लिए। बाबा ने बोला था तुम सो आराम कर लो, तब तक मैं कुछ तैयारियाँ कर लेता हूँ। तो वहीं पर ही पास में कुछ हवन कुंड वगैरह बना था, तो बाबा वहाँ पे हवन कुंड में तैयारी करने लग गए। फिर करीब 3 घंटे बाद इनकी आँख खुली, तो इन्होंने देखा कि बाबा उस हवन कुंड के आगे बैठ के ना कोई किसी तरह की कोई क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया करते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहे हैं उससे। मतलब बातें जैसे हम नॉर्मली अभी बातें कर रहे हैं ना, इस तरीके से बातें कर रहे हैं। लेकिन वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे ना, वो लैंग्वेज कोई ऐसी थी जो कि समझ में नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे हमें नहीं पता चल रहा था बाबा क्या बोल रहे हैं, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से बात कर रहे थे आसमान में देखते हुए। फिर बाबा ने उसको बताया, इनको बताया, अपने पास बिठाया, इनको बताया कि मुझे पता है तुम्हारे घर में किसी बहुत ही शक्तिशाली जिन को भेजा गया है, और मैं चाहूँ तो उसको अभी के अभी बांध के यहाँ पे बुला सकता हूँ, उसको यहाँ पे पेड़ पे बांध सकता हूँ अभी के अभी। लेकिन उसको पकड़ने से, उस जिन को पकड़ने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे घर में पिशाच को भेजा गया था, अब जिन को भेजा गया है। अगर इस जिन को मैं पकड़ भी लूँगा तो हो सकता है 10 दिन बाद कोई नई चीज़ भेज दी जाए। तो ये तुम्हारी समस्या का इलाज नहीं है, तुम्हारे घर का पक्का इलाज करने के लिए मुझे तुम्हारे घर पर ही जाना होगा। तो उसके लिए तुम एक काम करो, तुमको मैं कुछ चीज़ देता हूँ, ये चीज़ें अभी फ़िलहाल अपने साथ लेकर जाओ, और मैं तुमको तुम्हारे घर पर ही मिलूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है बाबा, आप बताइए क्या क्या करना है हमें। तो बाबा ने इनको धागे दिए, काले धागे, 2 काले धागे दिए। बोला कि अभी जाते हुए ना दोनों एक एक अपनी जेब में रख लेना, और कुछ थोड़ी सी राख दी उसको, जिसको भभूत बोलते हैं हवन की, कि ये साथ में अपनी गाड़ी में रख लेना, इससे तुम्हारी गाड़ी बंद नहीं होगी रास्ते में। तो उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन जाते हुए उसके पापा ने फिर से पूछा बाबा से कि बाबा हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमने किसी का कुछ बुरा किया, किसी का कुछ बिगाड़ा, तो हमारी जान के पीछे कोई क्यों पड़ा हुआ है। तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं, फिक्र मत करो बच्चा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, उसके बाद तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो इसके बाद सुबह सुबह का ही टाइम था, वो ज़्यादा देर नहीं हो रखी थी। तो वहाँ से निकले घर के लिए, और शाम के टाइम पे जब ये पहुँचे घर पे, तब तक अंधेरा होने वाला था। तो जब ये पहुँचे ना घर पे अपने, तो देखा कि जो इनके घर के सामने एक पार्क था, तो वो बाबा ऑलरेडी उस पार्क में बैठे हुए हैं। अच्छा, इनके पहुंचने से हाँ, पहले। इनके पहुंचने से पहले। तो ये देख के इनको और हैरानी हुई कि अरे ये बाबा, मतलब बाबा ने इनका एड्रेस नहीं पूछा था, बाबा ने सिर्फ ये बोला था तुम पहुंचो घर, मैं तुम्हारे घर पर ही मिलूंगा। और बाबा इनके पहुंचने से पहले ही इनके घर पे पहुंच गए। तो वाकई में कोई बहुत ही सिद्ध बाबा रहे होंगे। तो फिर इन्होंने देखा कि बाबा तो वहीं पार्क में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बाबा को पूछा अरे बाबा आप यहाँ पे कैसे पहुँच गए। बाबा ने बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, चलो अब तुम लोग घर के अंदर जाओ, लेकिन अंदर जाने से पहले ये धागा और ये भभूत मेरे को वापस कर दो। तो बाबा ने इनसे ले ली वो चीज़, और बाबा ने बोला तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ 5 मिनट बाद। फिर ये सारे दोनों अंदर गए। तो अंदर जाके ये बताता है कि पापा ने देखा कि भाई मेरा छोटा बेटा और जो है बहू और वाइफ बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि डर तो रहता ही है कि भाई कहीं हमारे पीछे से उनके साथ में कुछ ऐसा ना हो गया। तो उसने देखा कि भाई तीनों बिल्कुल ठीक हैं, सही सलामत है, तो थोड़ा सा उनको और जान आई उनकी। फिर 5-10 मिनट बाद वो बाबा आए इनके घर पे। बाबा ने उनसे बोला कि एक काम करो, सबके सब मेरे सामने आके खड़े हो, तुम्हारे जितने भी परिवार के लोग हैं। तो सबके सब इनके सामने आके खड़े हो गए। फिर बाबा ने इनकी बहू से पूछा कि वो सामान कहाँ है जो तेरी माँ ने तेरे को दिया था। अच्छा, हाँ ऐसे ही डायरेक्ट कि वो सामान लेकर आ जो तेरी माँ ने तेरे को दिया है। तो इसकी बहू एकदम से सकपक आ गई कि नहीं मेरी माँ ने कौन सा सामान दिया है, मेरी माँ ने तो कोई सामान नहीं दिया, मेरी माँ से तो मुझे मिले ही इतने दिन हो गए। तो बाबा ने बोला अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तो जो भी ये चीज़ कर रहा है ना इस घर के ऊपर, वो अभी 5 मिनट के अंदर यहाँ पे या तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा। बाबा ने ये गुस्से से बोला उसको। तो बाबा की बात सुन के वो ऑर्डर गई, वो बोली कि नहीं बाबा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे अभी अभी याद आया कि कल रात को मेरी माँ आई थी मेरे से मिलने के लिए और वो कुछ सामान देकर गई है मेरे को। तो बाबा ने बोला अच्छा जा लेकर आ वो सामान, क्या है सामान लेकर आ। तो वो अंदर गई अपने कमरे में, अलमारी से एक पोटली निकाल के लेकर आई, हरे रंग की पोटली। तो बाबा को वो पोटली दी, तो बाबा ने वो खोली पोटली, तो उसके अंदर से 7 लौंग
और कुछ सिंदूर और इस तरह की चीज़ें कुछ निकाली। फिर बाबा ने जब वो चीज़ें निकाली ना, फिर बाबा ने उसके ऊपर चिल्ला के बोला कि क्यों मारना चाहती है तू उन लोगों को, बता। तो तब तक तो इन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई हमारी बहू ऐसा कर रही है। लेकिन फिर इसकी बहू ने अपने मुंह से सारी बात बताई इनको। इसकी बहू ने बताया कि मेरी माँ जो है वो तांत्रिक के चक्कर, इन सब बाबाओं के चक्कर लगाती है, बहुत सालों से लगाती आ रही है। तो जब ये रिश्ता हमारे पास में आया और हमें पता चला कि ये लोग इतने पैसे वाले हैं, तो मेरी माँ के और मेरे मन में लालच आ गया। तो हमने सोचा कि शादी के बाद अगर ये लोग मर जाएं तो इनकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। और ये सोच के मेरी माँ ने इनके ऊपर में ये सब चीज़ें करवाना शुरू कर दिया। और वो सब चीज़ें जो इनके घर में होती थी ना, वो और कोई नहीं, इसकी माँ करती थी इस लड़की के थ्रू, अपनी बेटी के थ्रू। तो यही रखती थी सारा ये सामान? रखती थी और वो भिजवाती थी इसकी, उस लड़की की माँ। तो और फिर इसके पापा की मौत कैसे हुई थी इस लड़की के, उसका भी ये बात भी खुली। बाबा ने फिर पूछा, अब ये बता कि तेरे बाप की मौत कैसे हुई थी, तेरे पिताजी कैसे मरे थे। तो इस लड़की ने बताया कि जब मेरे पिताजी को ये बात पता चली ना कि हम ऐसा ऐसा करना जा रहे हैं, मेरी माँ ऐसा ऐसा करना चाहती है कि भाई शादी के बाद 2-4 महीने में इनको ख़त्म करके इनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेना, तो मेरे पापा ने इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया था कि नहीं, वो मेरा दोस्त है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे बारे में उसको बता दूंगा, मैं रिश्ता ही तोड़ दूंगा। तो उस अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए मैंने और मेरी माँ ने मिलकर हमारे पिता की हत्या कर दी, पिता का ही खून कर दिया। तो अपने बाप को भी इस लड़की ने अपनी माँ के साथ मिलकर मारा था। फिर इसके जो बाबा थे, अब सारी तो इनकी पोल पट्टी खुली चुकी थी। लड़की दौरान जो जैसे जिन वगैरह थे उन्होंने कुछ करा नहीं अब तक, जैसे वो जो जिन छोड़ा गया था। हाँ, हाँ, वो जिन छोड़ा गया था इनके ऊपर। हाँ, तो घर में कोई हरकत नहीं हुई? इतने बाबा थे वहाँ? एक अभी वो कॉल करेगा, जस्ट मैं जो बताने जा रहा था, वो अभी बाबा उसको बुलाएगा जिन को। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा है ना, कुछ चीज़ों कुछ केसेस में तो अपने आप चीज़ें सामने आ जाती हैं, कुछ केसेस में उनको सम्मन करना पड़ता है। तो फिर बाबा ने इसको, जब ये सारी चीज़ें खुल गई इसके सामने, फिर बाबा ने इनको बोला कि अब तुम्हें पता चल गया है ना कि कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मैं चाहता तो वहीं पर ही उस जिन को बुला देता, लेकिन उससे तुम्हारा घर का समाधान नहीं होता, क्योंकि कल को ये फिर और कोई हरकत करती। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर आकर तुम्हारे बीच में इसके मुंह से ही ये उगलवाना था, क्योंकि अगर मैं भी ये चीज़ बात बोलता तो तुम लोगों को हो सकता है यकीन नहीं होता मेरी बात पे, क्योंकि ऐसी बात पे तो बड़ा मुश्किल हो जाता ना यकीन करना। तो फिर बाबा ने बोला कि अब तुम्हें सच्चाई पता लग गई है ना, तो अब मैं इस जिन का इलाज करता हूँ। फिर बाबा ने अपने जो भी क्रिया वगैरह थी, मतलब उन्होंने एक झोला ले रखा था, उसमें से कुछ राख वाख निकाली, उन्होंने मंत्र वंत्र पढ़ के पूरे घर में इधर उधर फूंका। तो जब वो फूंका ना, तो ये बताते हैं कि इनका एक कमरा था, कोई पर्टिकुलर कमरा नहीं था, एक कमरा था, उस कमरे से लंबा सा काला साया निकल, धुएं जैसा। वो सबको दिख रहा है, सबने देखा? हाँ, सब घर के वही हैं, हॉल के अंदर ही। और सामने आके खड़ा हुआ उस बाबा के, और जोर जोर से हंसने लग गया वो साया कि अघोरी तुझे क्या लगता है, तू मुझे हरा देगा? मैं सुलेमानी जिन हूँ, सुलेमान नाम है मेरा, और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चला जा, नहीं तो हो सकता है इस फैमिली से पहले तेरी जान मुझे लेनी पड़ जाए। तो वो बाबा को ही धमकी दे रहा है उल्टा, मतलब डरने के बजाय। तो बाबा ने कई तरह की क्रियाएं वगैरह करी, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा उस जिन को। वो खड़ा अपना हंस रहा है वहाँ पर जोर जोर से। फिर बाबा ने इनसे बोला कि तुम एक काम करो, तुम सारे घर से बाहर निकलो, मैं कुछ करता हूँ। फिर ये सारे घर से बाहर गए। फिर घर से बाहर जाते हुए भी इनको उसके जिन के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर 10-15 मिनट बाद, मतलब जो भी आवाज़ें आ रही थी हंसने वसने की और ये सब चीज़ें, वो सब कुछ शांत हो गई। और फिर दरवाज़ा खुला और वो बाबा बाहर निकल के आए। तो ये बताते हैं जी कि जब हम बाहर खड़े हुए थे तो हमें यही लग रहा था कि कहीं बाबा के साथ ही कुछ गलत ना हो जाए कि इतना ताकतवर जिन है। लेकिन जब दरवाज़ा खोल के बाबा बाहर आए तो थोड़ा सा हमारी भी जान में जान आई कि चलो सब कुछ ठीक हो गया है। फिर बाबा ने इनको बताया कि मैंने उस जिन को पकड़ लिया है, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं है, मैंने उसकी जान बख्श दी है इस शर्त के ऊपर कि जिसने उसको भेजा है वो उसी की जान लेगा। तो ये बात सुन के वो लड़की रोने लग गई कि इसको तो मेरी माँ ने भेजा है और ये मेरी माँ की जान ले लेगा। तो वो उसके पैरों में पड़ गई बाबा की, बाबा ऐसा मत करो, मेरी माँ की जान बख्श दो और हम आज के बाद ऐसा कभी भी कुछ नहीं करेंगे। तो बाबा ने बोला ठीक है, मैं तेरी माँ की जान बख्शता हूँ,
लेकिन आज के बाद तू इस घर को छोड़ के चली जाए और आज के बाद इन लोगों की तरफ पलट के मत देखियो कभी भी, और अपनी माँ से बोल दियो कि इनका कभी बुरा करने की ना सोचें। तो उसने बोला ठीक है बाबा, अभी तो रात हो रही है, मैं जैसे ही सुबह दिन निकलेगा मैं दिन निकलते ही यहाँ से चली जाऊँगी इनके घर से। तो वैसा ही किया। फिर जब सुबह हुई तो ऑटो पकड़ के इनके घर से चले गए अपने मायके के। उसके बाद ना तो फिर अगले कई दिनों तक कोई कॉल आई ना वो वापस आई इनके घर पे। लेकिन फिर बाबा जब सुबह जा रहे थे इनके घर से ना, तो बाबा ने बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम्हारे घर से, लेकिन जाते हुए मैं तुम्हारे घर को एक बार सुरक्षा कवच से वो कर देता हूँ, बांध देता हूँ, जिससे कि अगर दोबारा से कोई भी तांत्रिक प्रयोग या कोई चीज़ भेजी जाती है तुम्हारे घर पे तो मेरे को वहाँ पे अपने धाम में बैठे बैठे पता चल जाएगा कि भाई तुम्हारे घर पे कुछ चीज़ आई है, और मैं वहीं उसको बांध के बुला लूँगा। तो इसके बाद ये चले गए, बाबा अपने वहाँ चले गए, और वो उनकी बहू भी अपने मायके चली गई। उसके बाद ना कोई कांटेक्ट हुआ, नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, करीब 1 महीने बाद इनको पता चला कि इसकी माँ की डेथ हो गई है, उसकी बहू की माँ की डेथ हो गई है। तो जब इनको ये पता चला कि बहू की माँ की डेथ हो गई है तो ये दोबारा से उस बाबा के पास गए। कोई कांटेक्ट नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह तो था नहीं जिससे बात कर सकते। तो दोबारा नाला कर गए और बाबा को बताया कि बाबा उसकी माँ की मौत हो गई है, और आपने तो बोला था कि भाई उसके आप जान बख्श दोगे। तो बाबा ने बताया कि मैं उसकी जान बख्शना चाहता था, लेकिन वो औरत अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही थी। उस दिन जब वो उसकी लड़की चली गई तुम्हारे घर से, उसके बाद उसी रात को उसने एक बानो नाम की चुड़ैल को तुम्हारे घर पे भेजा था, लेकिन चूंकि तुम्हारे घर पे सुरक्षा कवच लगा हुआ था तो उसको वो अंदर घुस नहीं पाई, और उसको बांध के मैंने यहाँ पे बुला लिया। और उसके बाद भी वो आए दिन कभी कुछ और कभी कुछ तुम्हारे घर पे वो चीज़ें छोड़े जा रही थी, वो बाज नहीं आ रही थी। मैंने उसको बहुत कोशिश करी समझाने की इन सब चीज़ों से बाज आ जा, लेकिन वो नहीं मान रही थी। इसलिए आखिर में मुझे इस जिन को छोड़ना ही पड़ा। और जैसे कि इसने वादा कर रखा था जिन ने कि जाते ही उसी की जान लेगा जिसने इसको भेजा है, तो इसने सबसे पहले उसी की जान ले ली। तो ये थी ये पूरी स्टोरी। सिर्फ लालच की वजह से वो मतलब अच्छा भला करते हैं लोग ऐसे लालच की वजह से। भाई वैसे ही सब कुछ तो था ही, उसके बाद शादी तो हो ही गई। शादी हो गई थी, वो उस घर में ही आ गई थी। मालकिनी थी वो एक तरीके से घर की। बट उसके माइंड में ये था ना कि सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, इन सभी को निपटा दूं, सब कुछ ही मेरा हो जाए, मैं ही मालकिन बन जाऊं, कोई पूछने वाला ही ना हो सब कुछ। लेकिन वही ना लालच का बुरा नतीजा। भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके साथ कि आप इंडिया के बाहर भी होकर आए हो। मतलब इंडिया में तो आपने पूरा कोने कोने नाप ही दिए, आप रशिया में गए हो। भाई मैं चाहता हूँ वहाँ का क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा कुछ बताओ, वहाँ क्या एक्सपीरियंस था? इसका कंसेप्ट ये था और एक मोटिव भी था भाई कि इंडिया के भूतों की प्रॉब्लम तो मैं समझ गया हूँ, आप कह सकते हैं कि कोई घर से परेशान था, किसी को मुक्ति चाहिए थी, किसी की विशेस फुलफिल नहीं हुई थी, ये जो कॉमन रीज़न, किसी की अनटाइमली डेथ किसी हो की गई, अनसर्टेन डेथ हो गई। तो ये आज तक के सारे रीजंस मुझे जो मोस्टली मिले हैं। तो मेरा भाई शुरू से ये था, जब मैंने इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया तो मेरे को ये था कि यार इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बाहर की कंट्री के लोगों की ना एक अलग वैल्यू होती है, गवर्नमेंट उन्हें बहुत सपोर्ट करती है, एक तो सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। तो मैं रशिया गया भाई, मेरे को ये था कि वहाँ के भूत क्या चाहते हैं भाई, रशियन भूत क्या चाहते होंगे। तो भाई वहाँ इन्वेस्टिगेट करने गए 6,000 रुपए। और गए भी रशिया। 6,000 भाई ये तो 6,000 तो नहीं, वहाँ तो हमारे 6 लाख लग गए थे इस इन्वेस्टिगेशन को करने में, आप कह लो। तो भाई वहाँ पे मैं गया, मेरे को शुरू से था कि यार बाहर के घोस्ट क्या चाहते हैं यार, ये क्या सोचते होंगे, इनके जो मतलब सोचने का, एग्जिस्ट करने का रीज़न क्या होता होगा। यहाँ की एग्जिस्टेंस तो पता चल गई इंडिया वालों की, इनके भूतों का पता है मुझे, ये इनको यही चाहिए, लेकिन बाहर के भूत क्या चाहते हैं। तो भाई मैं वहाँ पे गया था, एक मतलब करी तो मैंने वहाँ 3-4 लोकेशन है रशिया में। वहाँ पे भाई मैं गया था, एक 5 लाख ग्रेवयार्ड्स हैं रशिया में। ये जगह है त्वेर के पास, मतलब मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में एक जगह पड़ती है त्वेर, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बियर मिलते हैं बताते हैं। तो उस जगह पे भाई बताते हैं कि रात को कोई उस रोड को भी क्रॉस नहीं करता। अगर आप उस रोड पे जाओगे तो आपको 5 लाख ग्रेवयार्ड बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बहुत बड़ा रास्ता है वो। तो भाई मैं अपने वहाँ लोकल फ्रेंड्स के साथ गया, उनको मैंने इनवाइट किया, मैंने भाई मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि ये जगह तो जानी है। क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया कि इस ग्रेवयार्ड के पास लोग ना घोस्ट को चलते हुए देखते हैं, लोगों को रोड पे आत्माएं नज़र आती हैं और आवाज़ें आती हैं। पुलिस भी वहाँ पे घूमती नहीं है भाई। तो वहाँ पे उन्होंने कार स्टॉप करी, कार स्टॉप करने के बाद भाई मैं सीधा ग्रेवयार्ड के अंदर चला गया।
अब मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ जाने के बाद भाई मुझे स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। और ग्रेवयार्ड भी एक नहीं थी भाई, हज़ारों थी, और गलती से मेरा पैर भी उन पे पड़ रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत था, जंगलों के बीच में था। तो भाई जब मैं वहाँ गया, देखा वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वो भाई घबरा गए क्योंकि मैं 10 मिनट तक तो अंदर ही था जहाँ पे इंसान नहीं जाते। दिन में भले ही चले जाएं, लेकिन रात को कोई हिम्मत नहीं करता वहाँ पे, क्योंकि पुलिस ही नहीं जाती उस जगह पे। भाई वहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फिर मैंने वहाँ के लोकल पर्सन को बुलाया कि भाई ये ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि भाई वो तो रशियन ही समझेंगे। तो भाई वो ट्रांसलेट कर रहा है। ऑल्दो मुझे वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिली कि वहाँ पे कोई स्पिरिट है उस टाइम पे, क्योंकि इनके साथ एक और भाई ऐसी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी घोस्ट स्पिरिट अपनी एग्जिस्टेंस आपको उस टाइम पे प्रूव करे ही करे। हो सकता है आज नहीं करना चाहती, सेकंड टाइम करे, क्योंकि नॉर्मली भी होता है ना, मैं आपको बोलूँ यार मेरे साथ यहाँ चल रहे, आप मना कर दोगे, मैं फिर दूसरे दिन आपको अप्रोच करूँगा भाई मेरे साथ चल रहे यहाँ पे, तो बोलोगे चल यार इसने कल बोला था तो चल लेते हैं। तो ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन वहाँ पे एक नेगेटिविटी, मैं अकेला बंदा नहीं हूँ बताने वाला, पूरा रशिया और पूरा तुएर जानता है कि वहाँ पे भाई घोस्ट भटकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है ब्लैक मैजिक। अच्छा, हाँ वहाँ भी करते हैं लोग भाई, वहाँ तो सबसे ज़्यादा करते हैं। इंडिया में तो लोग ब्लैक मैजिक क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो ब्लैक मैजिक करते हैं आप तो भाई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। वहाँ का भी सेम रिचुअल है जैसे भाई सेम रिचुअल तो मैंने यहाँ पे बहुत बड़े घटिया से देखे हैं, लेकिन वहाँ का रिचुअल जो मैंने देखा है वो मैंने शायद कभी देखा ही नहीं है। मैं आपको वीडियोस भी शेयर करूँगा, ये वीडियोस देखना, आपको पता चल रहा होगा कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जा रहे हैं उस ग्रेवयार्ड में। ये रियल वीडियो है जो पुलिस वालों ने वहाँ पे पकड़ा, क्योंकि लाइट जल रही थी और दूर पुलिस तो रहती है लेकिन उस ग्रेवयार्ड के आसपास नहीं रहती। वहाँ पे 2 रशियंस, एक हस्बैंड वाइफ उस ग्रेवयार्ड में जा रहे हैं। एक के हाथ में नाइफ है, एक बंदे ने अपने पूरे सर के बाल हटा रखे हैं, कपड़ा सर पे बांध रखा है, और वो उस नाइफ से अपने हस्बैंड को मतलब लाइक मारेगी। वो नाइफ और चाकू उसमें घुसेड़ देगी, और वो कहते हैं कि जब वो उसकी बलि ले लेगी अपने हस्बैंड की, तब वो जो चाहती है तब उसकी इच्छा वैसे पूरी होगी। अच्छा, ये उनका एक पैटर्न है, आप कह सकते हो। और हस्बैंड जा भी रहा है, हस्बैंड जा रहा है भाई, अब वीडियो देखना, उसमें हस्बैंड मतलब पूरा तैयार है। वहाँ पे उन्होंने भेड़िए भी, गोट पकड़ रखी है, और 1-2 जानवर लेके जाते हैं। अगर आप देखोगे, मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, आप देखना, इसमें चाकू अलग अलग हैं, चाकू के ऊपर घोस्ट की पिक्चर बनी हुई है। मतलब बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग ही एक, जैसे हर जगह कल्चर अलग होता है तो उनका ब्लैक मैजिक करने का भी पैटर्न बहुत डिफरेंट है। और वहाँ पे बताते हैं कि मोस्टली लोग ब्लैक मैजिक करने आते हैं, और सबसे ज़्यादा ग्रेवयार्ड के ऊपर रख के बंदे अपने आप को मारते हैं, खुद को। हाँ, कहते हैं कि उनकी विशेष तभी पूरी होंगी जब वो ऐसे जैसे sacrifice हस्बैंड करेंगे। को एक तरीके से उसने कंट्रोल कर लिया कि वो उसके साथ जा रहा है और मरने को तैयार है कि भाई हाँ भाई तो यही तो ब्लैक मैजिक करने का उनका पागलपन है। तो जो बंदे और ये जो बंदे खुद को मारते हैं तो वो जान से नहीं मारते अपने आप को, नहीं, जान से ही मारते हैं। तो विशेष क्या पूरी करेंगे फिर जब मरी कुछ होगा भाई, उनका थॉट प्रोसेस अलग है। कहते हैं ना कि भाई अब जैसे कई जगहों पे बोलते हैं कि अपने आप को मार लो हमें जन्नत नसीब होगी, ऐसी बातें बोलते हैं। तो भाई वो अपने आप को मारते हैं, तो उसके बाद उन्हें लगता है जो वो चाहते हैं। कुछ लोग इसलिए भी मारते हैं कि वो हेवन में डायरेक्ट चले जाए, हेवन में एंटर कर दें, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमने बहुत बुरे कर्म कर रखे हैं, अब हमें हेवन चाहिए, और हेवन पाने का शायद ये एक सिंपल वे है, तरीका है। तो भाई रशिया में इस तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं। मतलब लाइक ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मैंने वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखी, वहाँ पे नाइफ पड़े हुए थे। जब मेरे ट्रांसलेटर ने, मतलब वो फ्रेंड ही था मेरा, उसने मुझे बताया कि भैया देखो ये नाइफ पड़ा हुआ है यहाँ पे, लोग यहाँ पे रस्सियाँ बांध के आते हैं, लोग यहाँ पे लाइक बकरियों को बांध के ले आते हैं, कोई डॉग को लेके आता है, उनका सर काटते हैं और उसके बाद वहाँ पे रखते हैं, और फिर वो रिचुअल करते हैं जो एक्चुअली करते होंगे। मुझे नहीं पता वो प्रोसेस क्या है, लेकिन प्रोसेस में ये सब होता है, ये मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। भाई आपको कोई दिख जाता करता हुआ यार, भाई अगर मेरे को दिख जाता तो मैं सच में पकड़ लेता जाके, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है। मैंने आपको बताया कि मैं टेढ़े रास्ते बहुत अपनाता भाई हूं। आप पे चला देता चक्कू छुरी। कोई बात नहीं भाई, अब और वो तो बोलता भी रशियन है तो भाई हम फिर कहते हैं ना, हम भी यूपी वाले हैं भाई, तो हमें भी हम भी किसी से डरते भाई नहीं वहाँ हैं तो भाई। अपना वेपन भी नहीं था आपके पास। भाई वेपन नहीं था, लेकिन इतने कमजोर नहीं है भाई कि डर जाएं। अगर कमजोर होते और ये सब चीजें सोचते तो आज इस
फील्ड में नहीं होते, क्योंकि पूरे इंडिया में ऐसी ऐसी जगहों पे रात को भाई जेलों में भी बंद रहे हैं, पुलिस वालों ने भी पकड़ा है, मारे भी हैं, पिटे भी हैं, सब कुछ किया है। इस फील्ड में घुसना कोई आसान बात नहीं है भाई। लोग, हाँ, अगर कोई फेक वीडियोस बनानी है, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग भाई। क्या आप कहीं भी किसी भी ग्राउंड में वीडियो बना दो, खेतों में वीडियो बना दो, लाइक बहुत सारे लोग बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये कर रहे हैं, फेक वीडियोस बना रहे हैं भाई। उनको ना पैसा कमाना है, मुझे इज्जत कमानी है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ें ना भाई हटानी है लोगों के माइंड से। और दूसरी बात ये है कि भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करना है यार। ऑल्दो मेरा भी मन करता है भाई, मैं भी गाने लिख के बैठा हूँ कि मैं भी अपने गाने निकाल लूँ। इतना ठीक ठाक तो दिखते हैं हम भी कि गाने निकाल लें, कभी कुछ कर लें। बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं दुबई भी रहा, मेरे को था वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन करूँगा। मैं दुबई सेटल होने के लिए भी गया, लेकिन मैं वापस आ गया। मेरे दिल ने गवाही नहीं दी, मैं अपना पैशन कैसे छोड़ दूँ। और भाई वो कॉन्सेप्ट भी पता चला, जैसे यहाँ के भूतों का तो है कि भाई इच्छा पूरी नहीं हुई या ये नहीं हुई, तो वहाँ के उनका क्या इशू रहता है? उनका भाई मतलब एक्चुअली मैंने इतना डीपली स्टडी नहीं किया, लेकिन वहाँ पे जो मुझे बताया गया वो ये होता है कि भाई वो गोस्ट सबसे ज़्यादा ना अटैक करने के उसमें रहते हैं। बाहर के भूतों में ये है कि वो अटैक ही करना चाहते हैं। वो हमेशा किसी को खुश नहीं देखना चाहते, हमेशा एग्रेशन में रहते हैं, हमेशा सबको एग्जिस्टेंस अपनी प्रूव कराएंगे। क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा कि मोस्टली फॉरेन की वीडियोस में कुछ ना कुछ टेबल हिल रही होती है, आवाज़ें आ रही होती हैं। ये चीज़ें इंडिया में नहीं होती इतनी वैसे ज़्यादा। भाई इंडिया में भी होती हैं, मतलब अपनी एग्जिस्टेंस तो प्रूफ कराते हैं प्रूव ऐसे कर सकते नेगेटिव हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि भाई सोफा ही हिल गया, टेबल ही हिल गई। आपने देखी होंगी फॉरेन की वीडियोस, उसमें टेबलें हिल जाती हैं। मैंने ही देखी थी भाई, एक व्हील चेयर थी, उस हाँ। पर कोई बैठा नहीं होता और एक बंदा वीडियो बना रहा है गेट पे से, हाँ, और वो थोड़ी देर में अपने आप उसकी तरफ ऐसे चल के आती है और वो फट के उसकी एकदम भाग के तो जाता है ये दूसरी इंडिया में तरफ। ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसी वीडियोस मेरे पास एक भी है, मैंने पहले भी शेयर करी हुई हैं। अमेरिका में मेरी एक फ्रेंड रहती थी, वो उसको बड़ा शौक था भाई ये ऐसी ना चीज़ों को मतलब देखने का। उसके जितना भी मतलब लाइक बाहर, घर के बाहर का जो ग्राउंड था, पार्किंग यार्ड था, वहाँ पे वो ना ऐसी एक्टिविटी को बहुत फील करती थी। तो वो मुझे वहाँ से वीडियोस भेजती थी, उसमें भाई कोई वाइट शेडो दिख रही है इंसान की पूरी, कोई वाइट शेडो घूम रही है। और उसने मेरे से एक वीडियो शेयर करी है, शायद उस पर आप भी बिलीव ना करो, लेकिन भाई ये फैक्ट है और ये सच है कि वो लेडी का डॉग ना बाग कर रहा है, और जैसे ही वो विंडो के पास जो कर्टन्स को ऐसे मूव कर रही है, और वहीं पे वो जब अपने फ़ोन को ले जा रही है वीडियो रिकॉर्ड करते करते कि कुत्ता भौंक क्यों रहा है, तो सामने दिख रहा है भाई पूरी एलियन शेप में वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। वो लगा देंगे इस पे यहाँ पे ना। हाँ लगा देना, और आप दिखाना भाई, आप खुद नहीं बताओगे एडिटिंग है। बड़े बड़े एडिटर भी बोल रहे हैं कि अगर ये फेक वीडियो, और एक भाई एक 60 मतलब लाइक 55-60 अराउंड उसकी एज है, वो क्या एडिटिंग करेगी, ऑलरेडी उसको क्या ज़रूरत है। वैसे उसने डाली हुई है वो फोटो, मेरे पे भेजी हुई है, मेरे को दिखा, मेरे पास है वो वीडियो। तो भाई ऐसी चीज़ें हैं। तो बाहर क्या है, बाहर एग्जिस्टेंस सबसे ज़्यादा प्रूफ होती है, और वो शो भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं बोलते। यहाँ पे हम इमोशनल बहुत है ना, यहाँ के यहाँ गोस्ट पे तो जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है भाई, क्या चाहती है तू, इमोशनल क्यों बहुत है जा- ना, गोस्ट इमोशनल बहुत है भाई, बहुत इमोशनली भाई जैसे लोग होके वो गुजरते हैं वैसे ही उनका नेचर होता है। बाहर के लोग थोड़े लोनली, थोड़े बोल्ड ज्यादा होते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं होता। बाहर के लोग इतने इमोशनल होते हैं, वहाँ के, यहाँ के इमोशनल बहुत ज़्यादा है, वहाँ के नहीं है। तो बहुत मतलब टू द पॉइंट चीज़ें करते हैं, समझ रहे हो। आंसर देना है तो देना है भाई, देना भी कैसे कि टेबल ही हिला देनी है। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बाहर का कंसेप्ट भाई ये था मेरा जानने का, अभी भी स्टिल गोइंग प्रोसेस है, अभी भी मैं लर्न भी कर रहा हूँ। तो अभी कहाँ जाने की प्लानिंग है? भाई मैं अभी मेरा मतलब लाइक मैं कनाडा जाऊँगा, तो कनाडा में बहुत सारी हॉन्टेड थाईलैंड प्लेसेस भी हैं। तो बता रहे थे, वहाँ भी हो क्या रखा? थाईलैंड में भाई हाँ, एक मतलब लाइक वहाँ पे शिप पार्क होते हैं, जो मतलब शिप को क्या बोलते हैं मेरे उसको एग्जैक्ट, डॉक हाँ। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि बहुत सारे लोकल लोग थे, वो बताते थे कि यहाँ पे कपल्स उस समुंदर में कूद जाते थे, सुसाइड कर लेते थे। तो बताते हैं कि उस समुंदर के पास, उस डॉग के पास लोगों को कुछ ना कुछ दिखाई देता है और चिल्लाने की आवाज़ आती है, और लोग वहाँ पे भटकते तक नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने ऐसे साइन मुझे मिले थे, उनके एग्जिस्टेंस के मिले थे, बट वहाँ पे हम इंग्लिश में ही क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि इंग्लिश वहाँ पे थोड़ा सा मतलब बोल लेता है बंदा। लेकिन रशिया में प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन थाईलैंड में मुझे आंसर मिले थे। अब मैं वही कह रहा हूँ, वो एक छोटी सी जगह थी। आप सोचो एक समुंदर है,
साथ में वो एक डॉग सा बना हुआ है, साथ में शिप खड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे सिर्फ आत्माएं भटक रही हैं, और सबसे ज़्यादा सुसाइडल केस है वहाँ के। और हमेशा भाई जेन्युइन लोकेशन पे गया हूँ, कोई ऐसी जगह नहीं है, हमेशा बताता हूँ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर भी मेरी वीडियोस देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए भी काम कर रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चलता फिरता बंदा बोल रहा है कि अरे भैया वीडियो बना दो, नहीं। बहुत सारे क्रिकेटर हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। एक साउथ के सेलिब्रिटी है, नाम नहीं बताऊँगा, उन्होंने भी मुझे हैदराबाद बुलाया हुआ था, उनके घर पर भी मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है। 4 दिन मैं उनके यहाँ पर रुक के आया था। अच्छा। हाँ, और वहाँ पे मोस्टली सारे सेलिब्रिटीज़ का घर है। उन्होंने 4 दिन, उनके मैनेजर ने मुझे बुलाया था, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा पे भी किया था इस चीज़ का। ही वांट कि मैं उनके घर में 4-5 दिन रुक के दिखाऊं। तो भाई मैं और मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे 5 दिन स्टे करके आया। ऑल्दो मैंने इन्वेस्टिगेशन भी करी, लेकिन वो घर वीडियोज़ नहीं खाली बनाई। था, सिर्फ आप दो पूरा लोग थे? खाली था, बहुत बड़ा मेंशन था वो। क्या दिक्कत थी वहाँ? भाई वहाँ पे उस सेलिब्रिटीज़ के रिलेटिव और उनकी जो वाइफ रुकती है, बताते हैं कि उनके रात को घर में आवाज़ें आती हैं और विंडोज़ खुली हुई दिखती हैं नेक्स्ट डे। और ये भी दिखता है कि जब जब वो रात को डिनर बना रहे होते हैं, एक ये चीज़ बहुत है, क्योंकि डिनर बनाते टाइम बता रहे थे कि मतलब उन्होंने मुझे बताया, मैंने देखा भी, वहाँ एक किचन है, किचन के सामने एक विंडो है, तो वो बताते हैं कि सामने हमें कोई ना कोई हमेशा खड़ा दिखता है। उनके किचन के बिल्कुल जस्ट जो सामने विंडो है, और वहाँ पे कोई ना कोई खड़ा दिखता है। तो भाई मैं 5 दिन वहाँ पे रुक के आया था। घर पूरा लैविश है, सब कुछ अरे भाई बढ़िया। लेविश, लग्जूरियस, कुछ भी कह लो, कोई ऐसी इंडियन चीज़ भी नहीं है उस घर में। और उन्होंने मुझे बुलाया, वो भी किसी अपने अमेरिकन फ्रेंड के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया, फिर उनके मैनेजर ने मुझे कांटेक्ट किया, मैं 5 दिन वहाँ पे रुक के आया। और इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा कि इंडिया में कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं है जो सेलिब्रिटी को ना जानता हो, बच्चे से बच्चा और बुड्ढे से बुड्ढा। पर वो आपने सॉल्व करा क्या सीन? हाँ भाई, वहाँ पे भाई मैं रुका, 5 दिन रुका वहाँ पे, अपने तरीके से जो खुद को चीज़ें आती हैं करनी वो करी, और देखा मुझे कुछ लगा नहीं। तो मुझे लगा कि शायद उनका एक धोखा भी हो सकता है, और जो था वो हटा भी दिया था। तो आपने वो कुछ ट्रीटमेंट था। किया, मतलब वहाँ पे हवन वगैरह मतलब कुछ? नेगेटिविटी तो ऑब्वियसली फील हो रही थी, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं, क्योंकि मैं इतना स्पिरिचुअली स्ट्रांग हूँ, तो मुझे ज़रूरी नहीं है दिखे। अब सीधी सी बात है ना भाई, एक जैसे डॉग है और एक कैट है, तो भाई डॉग अगर कैट को डराएगा तो कैट भागेगी, लेकिन वहीं भाई एक सामने एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, उसके पास डॉग जाएगा तो वो कैसे डरेगा। तो वही सेम पैटर्न आप मेरे ऊपर अप्लाई कर सकते हो और कह सकते हो कि भाई मेरे को डर नहीं लगा, नेगेटिविटी फील हुई थी। तो आपने वो ठीक कर दी? फिर वहाँ पे उनके लिए मैंने पूजा कराने के लिए यहाँ से 8 पंडित भेजे थे उनके मेंशन में। हाँ, 2 दिन तक उन्होंने कंटिन्यू करी वो पूजा, फिर मैं गया था। फिर वो पूजा कराने के बाद वो घर ठीक हो गया, और भाई अच्छे कांटेक्ट भी हैं।